जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखें, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखें, हार जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखें। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए शुरू करते हैं साइंस का आज पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण जो होता है वह किसके द्वारा जाता है, तो जीन के द्वारा। या जीन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप लोगों को डीएनए मारना है, और डीएनए अगर नहीं है तो क्या मारना है, तो जीनोम मारना है। तो ये तीन ऑप्शन आपको याद रखना है कि आनुवंशिक लक्षण जो होता है मतलब कह सकते हैं कि जनक से अपने संतान में यानी माता पिता से अपने संतान में जाता है किसके द्वारा, जीन के द्वारा या डीएनए के द्वारा या जीनोम के द्वारा। इस तीनों में से कोई एक रहेगा आपको ऑप्शन में, तो वो मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए कृत्रिम संश्लेषण ऐसे तो बहुत जगह वाटसन एवं क्रिक लेगा आंसर, लेकिन इससे भी पहले किसने किया था, इससे भी पहले किया था कॉर्नबर्ग। तो कह रहा है कि कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कहेगा तो कॉर्नबर्ग होगा, लेकिन डीएनए का संश्लेषण किसने किया कृत्रिम ढंग से, तो ये जो वाटसन एवं क्रिक। तो आपको इसमें से कह रहा है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग मानना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा, लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं है तब जाकर के आपको ये वाटसन एवं क्रिक मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकने वाली जल परत क्या कहलाती है। तो कहा मृदा कण, मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी की सतह पर क्या मजबूती से चिपकने वाली पतली परत। तो ये मजबूती से चिपकने वाली जो पतली परत होती है ये हो जाता है आपको आर्द्रता जल। क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ये देखिए बाहित जल जो होता है, ये बाहित जल क्या होता है, ये बह करके जो मतलब नदी के द्वारा बह करके जो आता है ये कहते हैं रन अवे वाटर, या फिर बारिश के पानी से जो भस करके आता है मिट्टी उसको कहते हैं। ठीक है, और ये केशिका जल जो होता है, कोशिका नहीं केशिका होगा, कैपिलरी वाटर। ये केशिका क्या होता है, तो केशिका पेड़ पौधे में कैपिलरी वाटर जो होता है केशिका जल, तो पेड़ पौधा में जो ऊपर पानी जैसे नारियल में पानी जम जाता है, तो नारियल के अंदर पानी चल गया किसके कारण गया, तो कैपिलरी वाटर के कारण होता है, मतलब केशिका जल जो केशिकत्व के कारण ऊपर जा करके मतलब कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन, ये मिट्टी से जो खनिज लवण या फिर जल जाता है पत्तियों तक, ये सब किसके कारण से जाता है, कैपिलरी वाटर जाता है, तो मतलब कह सकते हैं केशिकत्व के नली द्वारा जाता है। ठीक है, और गुरुत्वीय जल का मतलब जानते हैं कि जो बारिश का पानी जो जमीन के अंदर चला गया वो सब क्या हो गया, गुरुत्वीय जल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्द्रता का जल जो होता है वह मजबूती से चिपकने वाली परत कहलाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिलिका घुलनशील है। तो देखिए सिलिका घुलनशील है, सिलिका क्या होता है, सिलिका मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि सिलिका ऑक्साइड जो होता है यानी कि सिलिकॉन का बना हुआ है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड ये क्या होता है, ये बालू होता है। ठीक है, बालू में होता है या सीमेंट में होता है। ठीक है, बालू या सीमेंट में होता है या कांच में होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सब में पाया जाता है कौन, सिलिका ऑक्साइड। ये सीधे सीधे ही पूछ लेता है कि बालू का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो कहा यह किसमें घुलनशील है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड में। इसी के द्वारा क्या होता है, कांच पर लिखा जाता है। तो कांच पर जो लिखा जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा। तो ये भी पूछा जाता है कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड हमने बताया कि कांच में होता है, सिलिका कांच में सिलिका होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड से कांच में लिखते हैं, इसका मतलब है कि सिलिका उसमें क्या है, घुलनशील है, तभी तो वो लिखा पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में सफल रहा है, किस कारणों से सफल रहा, तो उन्होंने एक समय में एक लक्षण का ही अध्ययन किया, ये भी सही बात है। उन्होंने निरीक्षण का ब्यौरा बना रखा, बिल्कुल प्यारा पूरा ब्यौरा रखा था, उन्होंने हर चीज़ को नोट किया था कि कैसा कैसा मतलब बौना पौधा हो रहा है या फिर शुद्ध बौना हो रहा है या शुद्ध कह रहे हैं लंबा हो रहा है। तो ये सब का ब्यौरा उसने रखा कि किस किस बीज के संकरण करने के बाद किस प्रकार का टाइप का होता है। उसके बाद कह रहा है उन्होंने F3 तक का अध्ययन किया था, बिल्कुल सही बात है कि F3 तक का अध्ययन किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक तत्वों का योग को क्या कहते हैं। देखिए एक ही तत्व रहेगा तो मतलब दो या दो से अधिक तत्व मिलाएंगे और निश्चित अनुपात में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, यौगिक। तो जितने भी चीज़ का फॉर्मूला होता है, जैसे हो गया HCl ले लेते हैं, ठीक है, H2SO4 ले लेते हैं, तो ये सब फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन ये सब का क्या निश्चित अनुपात है, हाइड्रोजन 2 रहेगा, सल्फर 1 रहेगा, ऑक्सीजन 4 रहेगा। तो जाकर के ये क्या होता है, ये फॉर्मूला बन जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्व रहेगा और निश्चित अनुपात में रहता है उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। लेकिन एक ही रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, परमाणु कहते हैं। मतलब तत्व में एक ही प्रकार के
तत्व कह सकते हैं। तो मतलब कि जितने प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे आयरन ले लिए तो आयरन ये एक ही परमाणु, आयरन के एक परमाणु कहलाएगा या फिर ये तत्व कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है कि आपको यौगिक कहलाएगा, 2 या 2 से अधिक होगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्नो इंजन के स्रोतों एवं सिंक का ताप क्रमशः 400 केल्विन और 300 केल्विन, तो इसकी दक्षता क्या है। तो देखिए दक्षता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दक्षता की जगह पर आप निकाल सकते हैं, दक्षता बराबर होता है 1 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा कह सकते हैं इनपुट, इसको इसमें जो स्रोत देते हैं उसको कहते हैं इनपुट, और जो वापस आता है रिजल्ट वो उसको कहते हैं आउटपुट। तो इसमें कह सकते हैं कि 400 जो है 400 केल्विन ये दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनपुट और निकल रहा है क्या आउटपुट। तो हम कह सकते हैं दक्षता बराबर 1 माइनस आउटपुट बटे में कह सकते हैं इनपुट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1 माइनस में हो जाएगा 300 बटे में हो जाएगा 400, इसमें को गुना 100 से करते हैं तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे ब्रैकेट करके गुना कर देंगे 100, और इसको काटेंगे तो देखिए 400 माइनस 100 यानी कि हो जाएगा 300, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 100 और गुना में बाहर भी था 100 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 400 और काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25% इसकी दक्षता आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, दक्षता बराबर हो गया 1 माइनस हो जाता है आउटपुट और बटे में हो जाता है इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट बटे इनपुट और गुने में क्या हो जाता है, गुने में 100। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 माइनस आउटपुट बटे इनपुट गुने 100, तो इस प्रकार से निकल जाएगा आपको मशीन की दक्षता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेयन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रेयन का विनिर्माण के लिए इसमें क्या करते हैं कि ये जो होता है रेयन में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज हो जाएगा कि मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग किसका करते हैं, सेल्यूलोज का करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हरे घास या पौधे की छाल में कहेगा कि ये सब क्या होता है, ये सब में सेल्यूलोज पाया जाता है और रेयन के निर्माण में प्रयोग सेल्यूलोज का ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब इसके अलावा भी देखिए और भी ऑप्शन है, नैलोन की बात करेगा तो नैलोन जो होता है, नैलोन ये नैलोन क्या होता है, ये इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले संश्लेषित किया हुआ संश्लेषित रबर हम कह सकते हैं या संश्लेषित कह सकते हैं रेशा कौन सा होगा, तो ये नैलोन होता है, नैलोन, ठीक है। और यह जैसे सबसे पहली बार संश्लेषित नायलॉन क्यों नाम पड़ा इसका, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए इसका नाम से ही शहर का नाम छुपा हुआ है, ये न्यूयॉर्क है और लंदन है, इसके कारण ही यहाँ पर सबसे पहले सेल हुआ था, इसीलिए नायलॉन क्या हुआ था, नायलॉन इसका नाम रखा गया था। उसके बाद बात करेंगे यदि सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन एक उपधातु है जिसके कारण कह सकते हैं कि ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है ये बालू का सूत्र, मतलब कह सकते हैं कि बालू किसका मिश्रण है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड का मिश्रण है, ठीक है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड एक तरह से हम कह सकते हैं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी नायलॉन के बारे में और सिलिकॉन के बारे में याद रखना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, तो एकल आवृत्ति की आवाज को कहा जाता है टोन, ठीक है। और नोट की बात करेंगे तो नोट की बात मतलब ये हो गया सारे गामा जो होता है, सारे गामा धुन, इसको कहते हैं नोट, ठीक है, इसको कहते हैं नोट। टोन किसको कहते हैं, एकल आवृत्ति को कहते हैं। और पिच जो होता है, पिच मतलब कह सकते हैं कि इसके कारण या इसी को हिंदी में कहा जाता है तारत, क्या कहा जाता है, तारत। इसके कारण क्या होता है, आवाज मोटा या पतला होता है। तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवाज़ मोटा या पतला किसके कारण होता है, तो पिच के कारण होता है, तारत्य के कारण, ठीक है। तो इसके कारण हो जाता है। और यह किस पर निर्भर करता है, तो ये पूछा जाता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हाई क्वेश्चन है, आप याद रखिए। एक पिच जो होता है तारत्य, यह किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसके दिशा के विपरीत होता है। देखिए तो किसके दिशा के विपरीत मतलब कि वेग यदि बढ़ाएंगे तो वेग यदि लगातार बढ़ते रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि त्वरण में है, ठीक है। और यदि वेग घट रहा है तो वेग जब घटता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिटार्डेशन, मतलब कह सकते हैं मंदन में है। तो कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेग घटेगा तो उसको क्या कह देंगे, यानी कि विपरीत, नकारात्मक त्वरण में किसकी दिशा विपरीत होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें वेग की दिशा विपरीत हो, मतलब विपरीत कह सकते हैं कि एक तरह से घटते रहेगा, ठीक है। बढ़ने की जगह पर क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो हम क्या कह सकते हैं, घटेगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा इसका आंसर, बल नहीं होगा, ठीक है, बल नहीं होगा। इस याद रखना है कि इसका वेग हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग की आवृत्ति 150 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो तरंग दैर्घ्य का वेग क्या होगा। तो देखिए तरंग दैर्घ्य का वेग होता है v बराबर होता है n लैम्डा, जहाँ पर n क्या है, n है आवृत्ति, क्या है, n आवृत्ति होता है, n होता है आवृत्ति। और आपको याद रखना है कि लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है,
लेमडा तरंग दैर्घ्य है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसमें दिया क्या है, आवृत्ति दिया है 150 हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य दिया है 4 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, एक जीरो आ जाएगा, 60 पर जीरो मतलब होगा 600 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो होता है वेग जो होता है, वेग क्या हो जाता है, एन लेमडा होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य करेंगे 600 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि आयरन को जंग लेने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है। देखिए ग्रीस भी हम लोग लगाते हैं जंग से बचाने के लिए, पेंट भी करते हैं, उसको जख्तीकरण गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं, जस्ता चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। ये सब तो प्रक्रिया होते हैं, लेकिन अनिलन नहीं होता है। अनिलन क्या होता है, यह जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि तापशीलता इसको कहा जाता है, तापानुशीलतन कहा जाता है इसको। तो अनिलीन का मतलब हो गया कि यह जैसे लोहे को मुलायम बनाने के लिए, किसके लिए, तो ये मुलायम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको गर्म करके, ये प्रक्रिया है जिसके कारण अनिलन कहा जाता है जिसको। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है अनिलन क्या होगा, तो अनिलन हो जाएगा तापानुशीलन, या कह सकते हैं मुलायम बनाने की एक प्रक्रिया है। यह जंग से बचने के लिए नहीं बल्कि यह मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यह प्रक्रिया जंग से बचाने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो देखिए बॉर्डर लाइन क्या होता है, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर 7 गो उपधातु रहता है। तो इस प्रकार जो इस पार जो होता है यह सब धातु होता है, और इस पार में जो होता है यह होता है अधातु। ठीक है, तो इस प्रकार से 22 गो अधातु हो जाता है, लगभग 90 या 91, एनसीईआरटी में कभी 90 या 91 लेता है। तो ये धातु होता है और 7 को क्या होता है, उपधातु होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन तत्व क्या होता है, उपधातु होता है, जो कि उपधातु धातु और अधातु को अलग करने का काम करता है। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो इसमें से कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो इसमें से देखिए सिलिकॉन उपधातु है, बोरॉन भी उपधातु है, पोलोनियम भी उपधातु है। आप ऐसे याद रखिए, सिलिकॉन सबसे पहले तो बोरॉन होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, उसके बाद होता है जर्मेनियम, उसके बाद होता है आर्सेनिक, उसके बाद होता है एंटीमनी, उसके बाद होता है टेलुरियम, उसके बाद होता है पोलोनियम। तो इस प्रकार से है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, पोलोनियम। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 को क्या हो गया, उपधातु हो गया। तो इस प्रकार से याद रखना है। तो लेकिन इसमें बिस्मथ नहीं आया कहीं पर, तो बिस्मथ इसका आंसर हो जाएगा कि आप बॉर्डर लाइन तत्व मतलब कह सकते हैं उपधातु या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवालों कि विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मीथेन हो जाएगा। कि महासागरों में मौजूद शैवाल जो होता है वह मीथेन का विशाल मात्रा उत्पन्न कर सकती है। और धरती पर पूछेगा कि सबसे अधिक क्या पाया जाता है, धरती पर यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है शैवाल ही पाया जाता है। और यह क्या उत्पन्न करता है, तो मीथेन की बहुत बड़ी मात्रा उत्पन्न करता है। देखिए मीथेन जो है सो जहाँ भी मतलब कह सकते हैं कि हरा चीज़ों का कह सकते हैं होगा, वो सब जैसे कि गाय घास खाती है, तो घास से भी क्या निकलता है, धान के खेत से हम सुने होंगे कि मीथेन निकलता है। और गाय जब पाज करती है खाना खाने के बाद, जुगाली जिसको कहते हैं, जुगाली करने के बाद क्या होता है, मुंह से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मीथेन जैसे बहुत अधिक मात्रा में सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज के कारण क्या होता है, मीथेन मतलब कह सकते हैं कि महासागर में शैवाल होता है, शैवाल में क्या पाया जाता है, शैवाल में सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज मतलब कह सकते हैं कि हरा पादप है, तो इस प्रकार हरा पादप में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज के कारण क्या होता है, मीथेन उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल में कठोरता पैदा करने वाले धातु आयन कौन से हैं। तो धातु आयन देखिए, इसमें जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है। तो जल की कठोरता हो जाता है, जल की कठोरता, तो ये 2 प्रकार की होती है, दोनों के बारे में याद रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो जल की कठोरता में होता है अस्थायी कठोरता, क्या होता है, परमानेंट मतलब कह सकते हैं कि इसमें कठोरता होता है। एक होता है टेम्पोररी मतलब अस्थायी होता है। तो परमानेंट क्या होता है, तो परमानेंट हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके कहेंगे कि क्लोराइड या सल्फेट, क्या कहेंगे, क्लोराइड या सल्फेट की बात करेगा, तो क्लोराइड या सल्फेट हो जाएगा अस्थायी कठोरता। और उसके बाद जाकर के अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण, कार्बोनेट के कारण। तो इस प्रकार से याद रखिए कि यदि क्लोराइड या सल्फेट की बात कर देगा तो हो जाएगा अस्थायी कठोरता हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होता है, और अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण होता है अस्थायी कठोरता। देखिए अस्थायी में आप याद इसको ऐसे रख सकते हैं कि अस्थायी में बड़ा अक्षर होता है, तो कार्बोनेट भी बड़ा अक्षर है, और अस्थायी में छोटा होता है, तो इसमें सल्फेट और क्लोराइड ये भी दोनों छोटा छोटा अक्षर है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अस्थायी हो जाएगा कार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस के केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। देखिए सेल्सियस यानी कि 3, और ये इसमें मतलब कह सकते हैं कि ये जो होता है
सेल्सियस को 6 से सूचित करते हैं और केल्विन को कैसे सूचित करते हैं, तो कह सकते हैं कि ABCD के अक्षर ये तीसरे नंबर पर आता है और ये 11 नंबर पर आता है। तो 3 से 11 बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, प्लस। 3 से 11 बढ़ेंगे तो कितना करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और 11 से 3 पर आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसी ट्रिक के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 से मतलब हम सेल्सियस से कहाँ जा रहे हैं, सेल्सियस जा रहे हैं केल्विन पर 11 पर, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 273 जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दिए गए तापमान को क्या करेंगे, 273 में से जोड़ेंगे। मतलब सेल्सियस से केल्विन जा रहे हैं, मतलब सी से जा रहे हैं केल्विन, तो मतलब 3 से 11 जाने क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे कितना, 273। तो 273 उसमें जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह कि अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब शीशे में देखता है और पेन दाएं हाथ में है, तो यह निम्न में से किस घटना का कारण है। देखिए जब समतल दर्पण में ऐसा तभी होता है जब समतल दर्पण कैसा होता है, समतल होता है। तो कह सकता है कि यह किस प्रकार के दर्पण में होता है, समतल दर्पण में ऐसा होता है। और ऐसा होता है किस कारण से, पार्श्व बेस्ट करता, मतलब कह सकते हैं कि पार्श्व मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमण मतलब हो गया वही, दोनों पास मतलब पीछे, सॉरी पास मतलब पीछे और व्युत्क्रम मतलब हो गया उल्टा, मतलब पीछे और उल्टा दिखता है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐनक के सामने, समतल दर्पण के सामने जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, दायां हाथ बायां हाथ और बायां हाथ दायां हाथ हो जाता है। ठीक है, हम दाएं हाथ को उठाएंगे तो लगेगा कि बायां हाथ उठाया जा रहा है। तो ऐसा पार्श्व व्युत्क्रम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसमें याद रखिए प्लाज्मोडियम है, यह बहुविखंडन द्वारा, बाकी प्लेनेरिया, राइजोपस या खमीर ये सब होता है, ये द्विविखंडन के द्वारा होता है। किसके कारण, द्विविखंडन के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है यह बहुविखंडन के कारण होता है, यह बहुत भागों में विखंडित हो जाता है प्लाज्मोडियम। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। देखिए एक तत्व का 1 मोल, मतलब कह सकते हैं आयरन का 1 मोल, तो ये भी सही है। एक यौगिक का 1 मोल, तो वो भी सही है। जैसे यौगिक है Fe2O3, ये कह दिया फिर फेरस ऑक्साइड, तो इसका भी 1 मोल, तो ये भी सही है, क्योंकि किसी तत्व का या किसी यौगिक का ये 1 मोल हो सकता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है एक तत्व का 1 परमाणु, तो ये भी सही है कि एक तत्व का एक ही प्रकार के परमाणु से एक तत्व बना होता है, तो ये भी बात सही है। लेकिन कह रहा है एक यौगिक का 1 परमाणु, तो ये गलत है। एक यौगिक का 1 परमाणु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि हम जो है बता चुके हैं कि यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है वह अणु होता है। कौन सा होता है, अणु। यौगिक कहे या पदार्थ कहे, यौगिक या पदार्थ कहेगा तो यौगिक या पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वह अणु होता है। जैसे कि देखिए ले लीजिए आप, जैसे H2O, क्या H2O, तो ये H2O में कह रहे सकते हैं कि हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु कुल मिलाकर के 3 परमाणु हो गया। तो इसमें परमाणु हो गया, लेकिन ये क्या है, ये कह सकते हैं कि पूरा जैसे ये अणु हो जाएगा। क्या कहलाएगा, जल के 1 अणु, जल के 2 अणु। जैसे मतलब कह सकते हैं इसके अंदर 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। तो ये यौगिक है। जल क्या है, जल यौगिक है। और जल जब यौगिक है तो यौगिक का मतलब कह सकते हैं कि जल के 2 अणु हैं, जल के 3 अणु हैं, जल के 5 अणु हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जल के 2 परमाणु है, जल के 2 परमाणु है, क्योंकि जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु होगा और ऑक्सीजन के 1 परमाणु होगा। तो मतलब कह सकते हैं तत्व का तो परमाणु होता है, तत्व का परमाणु होता है, पर यौगिक का परमाणु नहीं, बल्कि यौगिक का क्या होता है, यौगिक का होता है अणु। क्योंकि हम जल के बारे में जब बोलेंगे तो जल के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि जल के परमाणु, ये हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, लेकिन जल के परमाणु, जल के अणु होंगे। कि जल के कितने अणु हैं, तो मतलब H2O, क्या H2O है, तो यहाँ लगा सकते हैं 3 H2O है, 7 H2O है, 24 H2O है। जैसे कि हम लोग जिप्सम में पढ़ते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू डेड H2O, सॉरी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और जिप्सम में इंटू 2H2O। तो 2H2O मतलब इसमें होता है कि जल के कितने अणु हैं, तो जल के 2 अणु। ऐसा नहीं करते कि जल के 2 परमाणु हैं, तो जल के अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए कैसे मिलान करना है। कह रहा है कि हीरा, तो देखिए हीरा की बात कर रहा है। हीरा क्या है, कार्बन का ही एक अपर रूप है। क्या है, तो यानी कि 1 का 4 होना चाहिए। तो 1 का 4 तो 2 में है, एक बी में भी है, डी में है, तो इससे पता नहीं चला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो संगमरमर होता है, संगमरमर किसका बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि संगमरमर जो होता है यह कैल्शियम का बना होता है, यानी कि बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 देखिए किस में है, तो बी का 1 यानी बी में है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी ही सही आंसर हो जाना चाहिए। इसके अलावा रेत की बात करेगा तो रेत में क्या होता है, यानी कि हम बता चुके हैं रेत मतलब
बालू, बालू का मतलब हो गया सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। तो इस प्रकार से ये बालू का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो रेत हो गया किसका, सिलिकॉन का। और अब बच गया एक ही, तो एक बच गया कौन, माणिक या रूप बच गया, तो इसको मिला दीजिए, ये हो गया एल्युमिनियम का। तो इस प्रकार समझ सकते हैं हीरा जो होगा, हीरा कार्बन का अपर रूप होगा, संगमरमर कैल्शियम होगा, और रेत में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन, और रूप जो हो गया यह एल्युमिनियम हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 इस प्रकार से सही आंसर होगा। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार से साइंस का मैं अच्छी तरीके से वीडियो कराता रहूँगा। आप वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं अच्छी तरीके से और ज़्यादा बेस्ट कंटेंट देने की प्रयास करता हूँ। आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है। तो इस प्रकार से बने रहिए मेरे साथ, और भी अन्य प्रकार के वीडियो लाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अपना भी तैयारी करना होता है, इसीलिए। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।